बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इमरान खान के बेटों की अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें किस हद तक कामयाब होंगी? क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत अब शाह महमूद कुरैशी करेंगे? 9 मई के मुक़द्दमात में PTI क़यादत को मिलने वाली सज़ाओं के एहतजाजी तहरीक पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या एहतजाजी तहरीक कमज़ोर होगी या मज़ीद ताकत पकड़ेगी इन सज़ाओं से? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के बेटों ने अमेरिका में बाकायदा तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और पहली मुलाकात उन्होंने ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड गर्नेल के साथ की है। ये जो रिचर्ड गर्नेल हैं, ये बुनियादी तौर पर खुसूसी मिशन के एक तरह के मावन है। ट्रंप के एलची के तौर पर इनको कंसिडर किया जाता है। अब रिचर्ड साहब से मुलाकात बहुत ही दोस्ताना माहौल में हुई। रिचर्ड ने बाकायदा तौर पर एक्स के ऊपर एक तस्वीर भी पोस्ट की और उसके साथ चंद सतूर लिखी, जिसमें कासिम और सुलेमान को ये कहा गया है कि वो अपना हौसला बुलंद रखें और अपनी कोशिश को और अपनी एफर्ट को जारी रखें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि दुनिया भर में लाखों लोग ये जो सियासी इंतकाम है और इस किस्म के जो मुकदमात हैं, इससे तंग आ गए। तो इमरान खान के बेटों ने कप्तान की रिहाई के लिए काम शुरू कर दिया, लॉबिंग स्टार्ट कर दी है। अब सवाल यह है कि ये लॉबिंग किस हद तक मौसर साबित होगी प्रेशर क्रिएट करने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर, और उससे बढ़कर जो ट्रंप के साथ जनरल आसिम मुनीर ने एक नया रोमांस क्रिएट किया है, उस रोमांस को, उस सहर को तोड़ने में किस हद तक मावन साबित होंगी ये मुलाकातें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब एक तरफ तो अमरीकी खुसूसी एलची से इमरान खान के बेटे मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर आसिफ से भी उन्होंने मुलाकात की है और ये भी बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कंसिडर होते हैं अमेरिका के लॉबी सिस्टम में, जो बैनुल मज़ाहिब उमूर के हवाले से बड़ी एक अपनी एक शनाख्त और एक पहचान रखते हैं। तो अब इमरान खान के बेटे मैदान में आ चुके हैं। बहुत सारे सवालात उठ रहे थे क्योंकि ये अनाउंस किया गया था कि 5 अगस्त की जो एहतजाज की कॉल है, उसमें इमरान खान के बेटे शिरकत करेंगे। और यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान के बेटे एहतजाज का हिस्सा बने। वो इस मौसम को नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, वो गिरफ्तारी का बोझ नहीं उठा सकेंगे और वो कुछ नहीं कर सकते और वो इंटरेस्टेड नहीं है। मगर अब प्रैक्टिकली इमरान खान के बेटे मैदान में आ चुके हैं। पहले ताने दिए जाते थे तहरीक इंसाफ को कि देखें, आप लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं, लोगों के बच्चों को जेलों में ले जा रहे हैं और आपके बच्चे लंदन में बैठे याशी कर रहे हैं, वो गोल्ड स्मिथ खानदान की दौलत के ऊपर पल रहे हैं। ये ताने मिलते थे। अब जब उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान किया तो पहली बात ये कही कि जनाब वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। फिर ये कहा गया कि देखिए ये तो इमरान खान मौरूसियत की तरफ जा रहा है। सवालात उठने लग गए, जानशीनी का एक बड़ा एक मसला क्रिएट हो गया। तो वहां पर ताने, वो पार्टियां जो खुद मौरूसियत पर चलती हैं, वो इमरान खान को मौरूसियत के ताने देने लग गई। अब अभी तक PTI ये कह रही है कि वो अपने वालिद की हैसियत से एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। वो PTI के वर्कर के तौर पर, यह पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका पार्ट नहीं बन रहे। तो ये मुलाकातें हैं, इन मुलाकातों का पाकिस्तान पर इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन इन मुलाकातों की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जब ये मुलाकातें अमेरिका में हो रही हैं, 5 तारीख की PTI ने एहतजाज की कॉल दी है, तो दूसरी जानिब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे बड़े मोतबर रहनुमाओं को सजाएं दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से तकरीबन 70 से जायद रहनुमा हैं
جن کو 9 مئی کے مقدمات میں مجرم قرار دیا گیا ہے اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان رہنماؤں میں جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ بعض ایسے بھی رہنما ہیں جو باقاعدہ طور پر سینیٹر ہیں، پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، جس میں اعجاز چودھری ہیں، ملک احمد خان بھچر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حامد ناصر چٹھا کے بیٹے ہیں احمد چٹھا، وہ جو کہ ایم این اے ہیں، ابھی اس اسمبلی کا حصہ ہیں، ان کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں سزا سنا دی گئی۔ اب اس سزا کے بعد قانونی طور پہ چونکہ وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں تو اب تو وہ اراکین اسمبلی نہیں رہ سکتے۔ تو یہ مقدمات میں سزائیں ہیں اور ایک خوف کا ماحول، ایک پینک سچویشن کریٹ ہوئی بھی ہے، مگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ منار پاکستان کے نیچے جلسہ کرے گی، اور اس نے 5 اگست کے لیے جو احتجاج کا مرکز جس کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ ڈی چوک نہیں ہے، وہ ریڈ ایریا نہیں ہے، وہ منار پاکستان ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ابھی جو پالیٹکس کا مرکز ہے وہ پنجاب ہوگا۔ چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ علی مین گنڈا پور بھی لاہور آئے، وہ ایک فارم ہاؤس پر ٹھہرے، انہوں نے وہاں پر بھی کچھ تقریریں وغیرہ کی، اس سے ایک ذہن سازی کی گئی کہ اب جو احتجاج ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف نہیں ہوگا بلکہ وہ پنجاب کے اندر ہوگا، اور پنجاب میں بھی لاہور کے مرکز میں ہوگا۔ اب کیا پنجاب گورنمنٹ اس چیز کی اجازت دے گی یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کو انصاف کا قتل عام کہا جا رہا ہے، پورے عدالتی نظام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سسٹم بلڈوز ہو گیا ہے، وہیں پر شاہ محمود قریشی جیسے بڑے ٹاورنگ لیڈر کو بری کر دیا گیا۔ اب شاہ محمود قریشی کی جو بریت ہے اس پر بڑی کمنٹری ہو رہی ہے۔ ایک تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید شاہ محمود قریشی نے ڈیل کر لی، وہ پہلے ہی ڈبل گیم کھیلتے تھے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مگر پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی کو سزا ملتی تو سزا تو مل رہی ہے لاہور بھی اندر کینٹ میں ایک پل کے اوپر جلاؤ گھراؤ کی، اور شاہ محمود قریشی تو اس دن کراچی میں تھے اور ان کی اہلیہ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا باقاعدہ طور پر، تو وہ تو لاہور میں تھے ہی نہیں، تو انہیں کیسے سزا دیتے؟ اور اگر اس طرح کا بھونڈا فیصلہ آتا تو وہ مذاق مزید اڑتا عدالتوں کا۔ تو ایک تو شاہ محمود قریشی، ایک تو ٹیکنیکل ریزن تھی کہ ان کو کنوکٹ کر نہیں سکتے تھے، دوسری جو بڑی ریزن جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک طرف لوگ سزاؤں کو نوٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک شخص جیل کاٹ کر آیا ہے، اور اب مطلب جیل وہ ابھی بھی کاٹ رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب عمران خان کے آنے سے پہلے شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کی قیادت کو لیڈ کریں گے، جس طریقے سے چودھری پرویز الہی کو کچھ عرصہ پہلے رہا کر دیا گیا تھا، اب اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے بھی بندوبست کیا جا رہا ہے، اور اب وہ ان قریب بری کر دیے جائیں گے، رہا کر دیے جائیں گے باقاعدہ طور پر جیل سے۔ تو جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ یقیناً تحریک انصاف کے لیے سب سے بیسٹ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہوگا جو تحریک انصاف کی قیادت کرے گا۔ اور وہ بڑا عرصہ یہ بحث ہوتی تھی کہ کیا شاہ محمود قریشی تحریک انصاف یا عمران خان کا آلٹرنیٹو ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی بات ہوتی تھی کہ شاہ محمود قریشی شاید پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہم ماضی کے اندر سنتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، لیکن ایک اپرچونٹی اب بن رہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے۔ اب ان سزاؤں کی جو قانونی اہمیت ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی اگر پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں تو پچھلے 70 سال کے دوران ہر دور میں پولیٹیکل اوپوننٹس کو سزائیں دی گئیں، انہیں 21 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، مگر جیسے ہی حکومت بدلی، اسٹیبلشمنٹ بدلی، سزائیں بھی ختم ہو گئیں۔ اور یہ جو سزائیں ہیں یہ پولیٹیکل کریئر کو بناتی ہیں، پاکستان کے اندر بگاڑتی نہیں ہیں، ختم نہیں کرتی، دفن نہیں کرتی، بلکہ زندگی دیتی۔ اسی لیے جیل کو سیاست دانوں کا سسرال کہا جاتا ہے، ہتھکڑی کو زیور کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹریڈیشن، ایک کسٹم کے طور پہ فقرہ محاورے بھی بولے جاتے ہیں، لیکن بیسک مقصد اور پرپس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایک پولیٹیشین کو
मजबूत करती हैं, उसके अंदर एक हौसला और एक स्ट्रेंथ पैदा करती हैं। अब जिस तरीके से सबको पता है कि वो 9 मई जिसकी आज तक कभी तहकीकात नहीं हुई, कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बना, कोई सबूत नहीं आए, एक कानून की अदालत है और एक अवाम की अदालत है। अवाम की अदालत ने 8 फरवरी के इलेक्शन में जितना 9 मई का मंत्रा था वो तो सारे का सारा उन्होंने दफन कर दिया। बल्ले के निशान के बगैर उन्होंने बैलेट के जरिए बुलेट को जवाब दिया। तो ये तो मुकदमात की ना कल कोई हैसियत थी ना आज कोई हैसियत है। सब लोग जानते हैं कि जिस इरा से हम गुजर रहे हैं, यहाँ जज किस तरह फैसले देते हैं, अदालतें उनका मेरिट क्या है, किस तरीके से ये सजाएं वगैरह होती हैं। मगर ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। अब सवाल ये है कि 5 अगस्त के एहतजाज से पहले ये सजाएं सुनाई गई हैं। ऑब्वियसली मकसद क्या है कि लोग एहतजाज ना करें, पार्टी ऑर्गेनाइज ना हो। वो लोग जो बहुत सरगर्म हैं, जो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, उनको जेलों में डाला जाए और बंद किया जाए ताकि एहतजाज का जवाब और बहाना और ये सारी चीजें ना हो सकें या एहतजाज फ्लॉप हो जाए। अमूमी तौर पर अगर आप देखें कि जब सजाएं सुनाते हैं तो उससे मकबूलियत कम नहीं होती, बढ़ती है, और जो मजलूमियत है उसमें भी इजाफा होता है, पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज करती है, सिंपैथी भी इंक्रीज करती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इलेक्शन से 3 दिन पहले आपने इमरान खान को लगातार सजाएं सुनाई और उसका रिएक्शन फिर इलेक्शन के अंदर आया कि लोगों ने खुलकर इमरान खान को वोट दिए। तो अब भी अगर आप इस किस्म की सजाएं देंगे तो आप लोगों को मजीद मजबूर करेंगे कि वो इन लोगों के साथ हमदर्दी करें, सिंपैथी करें और उसके वोट बैंक के अंदर मजीद इजाफा करें। तो स्टिल ये सजाएं वक्ती तौर पर इंतजामी स्ट्रक्चर को जरूर डैमेज करेंगी किसी लेवल के ऊपर, लेकिन ये तहरीक को एक ईंधन जरूर प्रोवाइड करेंगी। लोगों में गुस्सा, रिएक्शन, एक शिद्दत जरूर पैदा होगी। तो देखते हैं कि इमरान खान के बेटों की अमेरिका में मजीद किन लोगों से मुलाकातें होती हैं। रिचर्ड गर्नेल ये कितने ताकतवर साबित होते हैं ट्रंप को मनाने के लिए कि वो आसिम मुनीर से बात करें, और फिर ट्रंप अगर जनरल आसिम मुनीर को कोई डिक्टेशन या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या वो प्रैक्टिकली डोएबल होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं, लेकिन स्टिल वो चीज जो कि अभी तक छुपी हुई थी या अंडर प्रोसीजर थी या पाइपलाइन थी, कम से कम वो खुलकर वाज़े तौर पर सामने आ गई है। तो एक तरफ इमरान खान के बेटों की मुलाकातें हैं अमेरिका में, अब देखना है कि वो पाकिस्तान कब आते हैं और किस मूड में आते हैं और क्या हुकूमत उनको आने की इजाजत देती है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और शाह महमूद कुरैशी जो कि 9 मई के मुकदमात में बरी हो गए, तो क्या अब वो रिहा होंगे, और रिहा होने के बाद क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत उन्हें ही मिलेगी या गौहर साहब जो है वो उसी पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करते रहेंगे। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।